गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। मैंने लॉकडाउन में यूट्यूब पे चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई हिंदी मीडियम से कर सके, है ना। मैंने कई सारे वीडियोस डाले 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के हैं। तो अभी मैं 9th क्लास का फिजिक्स ग्रेविटेशन पढ़ा रही हूँ। ग्रेविटेशन पढ़ा रही हूँ, पेज नंबर 150 149 तक मैंने कंप्लीट किया है। आज मैं 150 पेज नंबर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप लोग देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जैसा रहेगा, है ना। सब्सक्राइब कीजिएगा और आइकन बेल भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोग के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, तो अभी मैं पिछले वीडियो में एक सम्स बताया था, सम्स डाली थी मैंने। और अभी मैं गुरुत्वीय त्वरण जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल जी के मान का परिकलन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ऊपर हम लोग देखते हैं 10+9 और 10+8 जो सूत्र है, फॉर्मूला है, उसके बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं। 10.9 जी इज इक्वल टू स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी और एम बाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा इसको हम लोग एक बार रीडिंग और लगा ले रहे हैं कि पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है, है ना। तो पता है आप लोग को। तो पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि आर ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। उसकी त्रिज्या जो है वह ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। तो इसलिए जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक हो जाता है। तो अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या इसके पास जी के मान को लगभग स्थिर मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण समीकरण 10.7 से ज्ञात किया जा सकता है ना। गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण का जो फॉर्मूला है वह 10.7 से ज्ञात किया जा सकता है। 10.7 है ये, है ना। G इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई डी स्क्वायर। तो अब हम बता रहे हैं आप लोग को गुरुत्वीय त्वरण G के मान का परिकलन। तो गुरुत्वीय त्वरण G के मान का परिकलन करने के लिए हमें समीकरण 10.9 में G, M तथा R के मान रखने होंगे, जिसमें कि सार्वत्रिक गुरुत्विक नियतांक जी है, कैपिटल जी। इसका मान है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी पर स्क्वायर -2। पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का मास जो है वह है एक कैपिटल एम इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 के जी, तथा पृथ्वी की त्रिज्या r का मान है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, इतना मान का परिकलन ये है। अब हम देखते हैं उस सूत्र पर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा। G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, है ना। तो जी दिया हुआ है 6.7 इंटू 10⁻11 एन स्क्वायर के जी -2 पावर -2 इंटू 6 इंटू 10⁻24 24 के जी डिवाइड बाई 6.4 इंटू 10⁻6 एम स्क्वायर। ये हो गया आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 6.7 को 6 से, तो करेंगे तो ये आएगा
40.2 समथिंग, और फिर 6.4 और फिर इसको गुना करेंगे तो आएगा 40.96। हो गया। अब कैलकुलेशन करने पर आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण। तो त्वरण का मान कितना हो गया, G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी के यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, सिर्फ इसको हल करना है, इसका मान बैठाते गए हम लोग, मान बैठा के इसको सॉल्व किए। अब है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति, उनका जो बल का जो प्रभाव है, तो उससे वस्तु की गति किस प्रकार है, क्या एक बराबर होगी या कम होगा या छोटा बड़ा जो होगा सबका समान गति होगा, क्या होगा, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो क्या सभी वस्तुएं खोखली हो, चाहे ठोस हो, चाहे मोटी हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे भारी हो, चाहे जो हो, तो क्या किसी ऊंचाई से समान दर से गिरेंगी? क्या ऐसा होता है? इस पर हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं। कागज की शीट तथा एक पत्थर लेंगे और दोनों को किसी इमारत की पहली मंजिल से एक साथ गिराएंगे। एक कागज की शीट लेंगे और दूसरा एक पत्थर। क्या दोनों धरती पर एक साथ पहुंचते हैं? हम देखते हैं कि कागज धरती पर पत्थर की अपेक्षा कुछ देर से पहुंचता है। कागज का जो गोला है, या उसको मोड़ दें या थोड़ा खुला ही छोड़ दें, तो भी हम देखते हैं कि कागज धरती पर पत्थर की अपेक्षा कुछ देर से पहुंचता है। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। गिरती हुई गतिशील वस्तुओं पर घर्षण के कारण वायु प्रतिरोध लगाती है। कागज पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होता है ना। वायु प्रतिरोध लगा देती है और वही वायु प्रतिरोध के कारण कागज जो है वह धीरे धीरे वो बाद में गिरता है, पहले पत्थर गिरता है। ठीक है। तो गिरती हुई गतिशील वस्तुओं पर घर्षण के कारण वायु प्रतिरोध लगाती है। तो कागज पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाला प्रतिरोध से अधिक होता है। तो इस प्रयोग को यदि हम कांच के जार में करें, जिससे कि हवा निकाल दी गई है, तो कागज तथा पत्थर एक ही दर से नीचे गिरेंगे। कब? इस प्रयोग को यदि हम कांच के जार में करेंगे, जिससे कि हवा निकाल दी गई हो, वैक्यूम हो गया हो, निर्वात हो, तो उस वैसे स्थिति में क्या होगा कि कागज और पत्थर एक ही दर से नीचे गिरेंगे। हम जानते हैं कि मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है। समीकरण 10.9 से, यानी कि ये समीकरण G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू G m/r²। तो समीकरण 10.9 से वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह त्वरण इसके द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करता है ना। त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी वस्तुएं खोखली हो या ठोस हो, बड़ी हो या छोटी हो, एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। इसके अनुसार सबको एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। तो एक कहानी के अनुसार इस विचार की पुष्टि के लिए गैलीलियो ने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न वस्तुओं को गिरा के देखा कि क्या खोखली वस्तु, ठोस वस्तु, बड़ी छोटी, लंबी मोटी जो भी वस्तु क्या एक ही समान दर से गिरती है। इसको पता लगाने के लिए लोग गैलीलियो ने पीसा के मीनार से एक्सपेरिमेंट किया। क्योंकि पृथ्वी के निकट G का मान अस्थिर है,
अतः एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण त्वरण ए के स्थान पर जी रखने पर भी मान्य रहेंगे। ये जी हो गया गुरुत्वीय त्वरण, है ना। तो पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर है, अतः एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण त्वरण ए के स्थान पर जी रखने पर भी मान्य रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण है गति का नियम v इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो यहाँ u और v क्रमशः प्रारंभिक एवं अंतिम वेग है, और s डिस्टेंस है, और t समय में चली गई, और s जो है वस्तु द्वारा t समय, है ना, इस सेकंड में वस्तु समय में चली गई दूरी है। तो इन समीकरणों का उपयोग करते समय यदि त्वरण ए वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा हो तो इसको हम धनात्मक मानेंगे, धनात्मक लेंगे। यदि त्वरण ए वेग की दिशा में ही, यानी कि गति की दिशा में ही लग रहा हो तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, और यदि विपरीत दिशा में लग रहा हो तब नेगेटिव लेंगे। वहां पर हम लोग वहां उसको आगे में नेगेटिव लगाएंगे, त्वरण के आगे नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो हो गया, इतना हमारा मान रहेंगे तब मान रखने पर। हाँ, अब एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 10+2 में कि एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है, तो परिकलन में सरलता के लिए जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए, और बतलाना है कि धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी। जब धरती पर गिरती है तो हमें ये बतलाना है कि कार की चाल क्या होगी, किस स्पीड में कार नीचे गिरा, और दूसरा कि 0.5 सेकंड के दौरान 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी, है ना। और धरती के कगार कितनी ऊंचाई पर है, जहां से वो गिरा तो उसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसको हम हल करेंगे। समय दिया हुआ है 0.5 सेकंड, और ऐसा है कि जब कार धरती पर गिरती है तो उस समय उसका प्रारंभिक वेग 0 रहता है। प्रारंभिक वेग u है, तो u है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मान दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कार का त्वरण चूंकि उसी दिशा में है, सही दिशा में, एक ही दिशा में है, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि प्लस। कार का त्वरण हो गया प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको निकालना है कि धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी। तो चाल बराबर v इक्वल टू a इंटू टी। चाल इक्वल टू v इक्वल टू a इंटू टी। हाँ, v इक्वल टू a इंटू टी। तो v है निकालना है हमको, और a है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन इतना इंटू 0.5 सेकेंड टाइम हो गया। इन लोग को गुणा करने पर हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ तक तो समझ गए, यहाँ तक तो कोई भारी नहीं लगा कि चाल क्या, ये चाल हमने निकाल लिया। धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या हो गई, मात्र 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
इस सूत्र से निकालें v इक्वल टू a इंटू टी। अब निकालेंगे कि इसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल हम निकालेंगे u प्लस वी बाई टू, u प्लस वी बाई टी। तो u जो है, u तो जीरो है, u हमारा जीरो है, और v, u 0 मीटर पर सेकेंड है और v है 5 मीटर पर सेकेंड बाई टू। बाई टू हुआ तो इसको गुना करने पर 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये निकल गया औसत चाल। पहले निकला सिर्फ चाल, यहाँ पर चाल निकला 5 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड में औसत चाल निकला, वो हो गया 2.5 सेकेंड, जस्ट इसका आधा, 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब है तय की गई दूरी, कितनी ऊंचाई से कार गिरी है, उसका हाइट कितना हुआ, माने ऊंचाई कितना था। तो ऊंचाई के लिए हम निकालेंगे एस इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, एस इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो एस इक्वल टू हाफ है और ए है एक्सलेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम 0.5 सेकेंड। एक्सलेशन दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी 0.5 सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ इंटू 10, इतना को सॉल्व करने पर आता है 1.25 एम, है ना। ये दूरी जो है एस, ये आया 1.25 मीटर, यानी कि इतना ऊंचा से कार को गिराया गया, कार गिरा। तो धरती पर टकराते समय इसकी चाल थी 5 मीटर पर सेकेंड, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। धरती पर टकराते समय इसकी चाल थी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी औसत चाल हो गई 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड, और जिस ऊंचाई से गिराया गया था वो हो गया 1.25 एम मीटर, है ना। ये 5 का जस्ट हाफ 2.5 और यहाँ पर 1.25, धरती से कगार की ऊंचाई भी 1.25 एम। तो इससे हम इस कैलकुलेशन निकाला कि इतना इतना ऊंचाई पर था और इसकी चाल इतनी हुई। ठीक है, उम्मीद है कि मैथ्स आप लोग समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग पूछेगा, फिर मैं बताऊंगी। एक क्वेश्चन और है, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह 10 एम की ऊंचाई तक पहुंचती है, और 10 परिकलन कीजिए कि वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई तथा वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में कितना लिया गया समय। ठीक है, तो सबसे पहले हम तय की गई दूरी निकाल रहे हैं, एस इक्वल टू 10 एम। देखिए, तय की गई दूरी है 10 एम। अच्छा, अंतिम वेग है v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि लिखा हुआ वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। तो इसका मतलब कि अंतिम वेग जो है इसका 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, और गुरुत्वीय त्वरण g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मान्य है। अब हम वस्तु का त्वरण, ये ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव। त्वरण जो है सो वह नेगेटिव लिखाएगा 9.18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, ठीक है। तो हमको वेग निकालना है, तो वेग है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो v हो गया अंतिम वेग, ये है 0 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू एस है 10m, ठीक है। तो इतना को पूरा सॉल्व करने पर आता है, पूरा गुणा करने पर आता है -2 इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁻, मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये यू स्क्वायर, ये तो 0 है, तो यू स्क्वायर को हम इधर ले आए, यू स्क्वायर को इधर ले आए, तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू इतना इतना मीटर सेकेंड स्क्वायर हुआ। अब माइनस माइनस कैंसिल, अब यू स्क्वायर को हमने सिर्फ यू में निकाला, तो जब यू में निकाले तो इसको पूरा गुणा करने पर आया 196 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब यू निकाला तो हमने रूट को हटाया, रूट को तोड़ने के बाद आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। 14 को करेंगे तो ये हो जाएगा 196, तो u इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। तो u निकल गया और v तो 0 है, अंतिम वेग v 0, और हमें निकालना था कि वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय, है ना, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। अब यहाँ पर है दूसरा फॉर्मूला, हम इस यहाँ पर लिखेंगे v इक्वल टू u प्लस ए टी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v है 0, यहाँ पर 0 है v, और u है 14 मीटर पर सेकेंड, u भी निकल गया, और a भी दिया हुआ है, u हो गया 14 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम, है ना, इंटू टाइम। हमको यहाँ पर निकालना है वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लिया गया समय। तो टाइम हम इस सूत्र से निकाल रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब t निकालना है, तो यहाँ पर 14 मीटर पर सेकेंड इतना और इतना, इसको माइनस करने पर आता है 1.43 सेकेंड। तो ये हो गया टाइम। तो अब प्रारंभिक वेग हो गया u 14 मीटर पर सेकेंड, प्रारंभिक वेग, और लिया गया समय हो गया 1.43 सेकेंड, है ना। तो पूछा जा रहा है वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, कितने वेग से। तो प्रारंभिक वेग कितने वेग से फेंकी गई थी, तो प्रारंभिक वेग हमने निकाल लिया, प्रारंभिक वेग निकाल दिया 14 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, और उसमें समय लगा, पहुंचने में समय लगा 1.43 सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, कुछ कोई भी न्यूमेरिकल बनाने के पहले हम लोग को देखना है क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन यह पूछ रहा था कि ऊर्ध्वाधर स्थिति यानी कि ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो एक तो ऐसे ही हम लोग पहले यहाँ पे समझ जाए ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो ये आपका नेगेटिव रहेगा त्वरण, हाँ, वो और इतना ऊंचाई तक पहुंचती है, हाइट दिया हुआ है। परिकलन कीजिए कि वस्तु किस वेग से ऊपर फेंकी गई है। अभी था कि ऊपर से नीचे गिराई जा रही, इसमें था, इस क्वेश्चन में था कि ऊपर से नीचे धरती पर आके गिरती है, यहाँ पर था कितने वेग से ऊपर फेंका जा रहा है।
ठीक है, तो हमको इसमें u निकालना था। क्या निकालना था? प्रारंभिक वेग। और अंतिम वेग यहाँ 0 है, वहां तक पहुंचता है तो अंतिम वेग 0 हो जाता है। तो इस तरह से हमको पहले क्वेश्चन पढ़ के समझ के तब हम फॉर्मूला पुट करते हैं और बनाते हैं। और देखिए ऊर्ध्वाधर स्थिति में था तो यहाँ पर माइनस आया, और यहाँ पर माइनस नहीं लिखने से क्वेश्चन आंसर पूरा गलत हो जाता है, इसको ध्यान देना होगा। ये ऊर्ध्वमुखी है तो माइनस किया, यहाँ पर हमने पॉजिटिव किया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि मेरे समझाने में कुछ आप लोग को कोई त्रुटि या कोई भी कमी लगे तो आप कमेंट कीजिए, आप हमसे बात कीजिए। ठीक है, आप लिख के भेजिए कि मैम प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगी और अच्छे से बताने के लिए। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।